अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। We will pursue them to the ends of the earth. जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। तो पहलगाम आतंकी हमले के 48 घंटे बीतते बीतते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए। बिहार के मधुबनी का मंच था, लेकिन निशाने पर था आतंकी मुल्क पाकिस्तान। पहलगाम हमले की वजह से उपजा देशव्यापी आक्रोश प्रधानमंत्री के भाषण में भी सुनाई दिया। भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा, लेकिन भाषण के आखिरी 5 मिनट में हमले के जवाब में बदले का पूरा प्लान देश दुनिया के सामने रख दिया। ऐसा जवाबी प्लान जिसे सुनकर पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। अगले आधे घंटे में आपको पीएम मोदी के इस काउंटर अटैक का जो पूरा बयान था, इसको लेकर उसको डिकोड करेंगे आपके सामने और आपको पीएम मोदी की एक एक बात का मतलब समझाएंगे, एक एक बात के मायने बताएंगे। लेकिन पहले जरा पीएम मोदी की आवाज में हिंदुस्तान के आक्रोश को महसूस कीजिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। तो आप ये देखिए कि भारत के दिल में प्रतिशोध की जो ज्वाला धधक रही है, उसकी तपिश अब कैसे पाकिस्तान को भी महसूस होने लगी। पूरी दुनिया में टेरर फैलाने वाला पाकिस्तान अब खुद टेरर में है। पाकिस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान वायुसेना को उसने अपने अलर्ट पर, हाई अलर्ट पर रख दिया। पाकिस्तान ने कहा कि अरब सागर में वो नो फ्लाई जोन घोषित कर रहा। उसने भारतीय फ्लाइट्स को पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश करने पर उसने बैन लगा दिया। यानी कि भारतीय जो हवाई जहाज हैं वो पाकिस्तान से होकर अब नहीं जा सकते। पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द भारत से वापस आने के निर्देश दिए गए और पाकिस्तान ने शिमला समझौता भी रद्द कर दिया। आप कहेंगे कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो उसने शिमला समझौता रद्द कर दिया। तो शिमला समझौता के रद्द होने से भारत की सेहत पर क्या असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। कैसे, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन पाकिस्तान के इन सारे फैसलों का कोई असर भारत पर नहीं पड़ रहा, लेकिन भारत का फैसला कैसे पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ सकता है, यह आपको बानगी दिखाता हूं। भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके वो काम किया है जो कायदे से पाकिस्तान को औकात में ला देगा। सिर्फ एक फैसला, बाकी बातें तो छोड़ दीजिए। अभी और जो भारत करने वाला है उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अभी सिर्फ यही समझिए कि भारत ने कल जो सीसीएस की बैठक की, उसमें जो सिर्फ एक फैसला किया है कि उसने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सिर्फ यह फैसला कैसे पाकिस्तान को औकात में ला देगा, यह जरा समझिए। 1960 के बाद 3 बड़े युद्धों के बावजूद जिस समझौते को छुआ नहीं गया, उसे मोदी सरकार ने सस्पेंड करने का फैसला कर लिया है। और ये पाकिस्तान के लिए कितना विनाशकारी साबित हो सकता है, आप इसे इस बात से समझिए
कि पाकिस्तान की 90% खेती, 90% सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। और ये वो 3 नदियां हैं जो कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत जिसका पानी कम इस्तेमाल करता है। ये वो 3 नदियां हैं जो भारत से होकर पाकिस्तान में जाती हैं और सिंधु जल समझौते के तहत भारत इस पानी का बहुत सीमित इस्तेमाल करता है। अगर भारत इन नदियों का पानी रोक दे या उसका प्रवाह बाधित कर दे तो किस तरह पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, उसकी बानगी दिखनी शुरू भी हो गई। जरा एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। उस वीडियो में आप देखिए कि यह चिनाब नदी पर बना भारत का बगलिहार डैम है और इस डैम के सारे गेट बंद किए जा चुके हैं। जरा गौर से देखिए, इस सारे गेट बंद किए जा चुके हैं बगलिहार डैम के, यानी पाकिस्तान को पानी की सप्लाई बंद की जा चुकी है। पाकिस्तान इस फैसले से ऐसा घबराया हुआ है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत अगर पानी रोकेगा तो पाकिस्तान इसे जंग की कार्रवाई मानेगा, एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो असली पिक्चर बाकी है भाई। सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों पर किशनगंगा, रातले, बगलिहार ऐसे तमाम छोटे बड़े डैम हैं भारत के, और भारत चाहे तो इन डैम्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने पर ला सकता है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए जरा। सिंधु जल समझौते के तहत भारत इन 3 नदियों पर अपने डैम जो उसके बने हुए हैं उनकी फ्लशिंग यानी कि मिट्टी और गाद को हटाने के लिए सारा पानी निकालने का काम सिर्फ अगस्त महीने में कर सकता है, जब मॉनसून पीक पर होता है। लेकिन अब यह समझौता नहीं है तो भारत यह काम कभी भी कर सकता है। और एक बार अगर डैम खाली हो जाए तो उसे भरने में फिर कई दिन लग जाते हैं। और सोचिए कि अगर भारत यह काम यानी कि फ्लशिंग और रिफिलिंग का काम उस दौरान करने लग जाए जब पाकिस्तान में बुआई का सीजन होता है, तो सोचिए कि क्या हाहाकार मचेगा। यानी कि भारत पाकिस्तान के बुआई सीजन के 1 महीने पहले अपने डैम खाली कर दे, फ्लश आउट कर दे सारा पानी, सारा मिट्टी गाद बाहर निकाल दे और रीफिलिंग का काम करने के लिए उस डैम को उस समय बंद करे जब पाकिस्तान में फसलों की बुआई का सीजन शुरू होता है। यानी कि उस समय पाकिस्तान में फसल बोने के लिए पानी नहीं होगा। आप सोचिए क्या कोहराम मचेगा। और यह कोहराम क्यों मचेगा? जैसा कि हमने आपको बताया कि 90% खेती पाकिस्तान की इन्हीं 3 नदियों के पानी पर निर्भर है और पाकिस्तान में कुल रोजगार का 45% इन नदियों की वजह से होने वाली खेती-बाड़ी की वजह से। यानी आधी आबादी पाकिस्तान की एक झटके में बेरोजगार और फाके कशी में चली जाएगी। जिस पाकिस्तान के पास अभी खाने को आटा नहीं है ढंग से, अगर वहां इस तरीके से सूखा आ गया, अकाल आ गया, तो आप सोचिए उस पाकिस्तान की क्या हैसियत रह जाएगी और क्या स्थिति हो जाएगी। और सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी ही नहीं है, भारत ने पेच कसने का काम कई मोर्चों पर शुरू कर दिया है। क्या क्या वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो भारत जवाब में जो पाकिस्तान कर रहा है उसको जरा समझिए। जवाब में उसने आज दिखाने के लिए कहा कि पाकिस्तान शिमला समझौते को भी रद्द करता है। अरे भाई, शिमला समझौता 1971 में हुआ था और इस समझौते के तहत भारत ने तो आप पर कई उपकार किए थे। भारत ने उन 90,000 युद्धबंदियों को रिहा किया, उन सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया, पाकिस्तान को सौंपा, जिन्होंने बहादुर भारतीय फौज के सामने बहुत कायरतापूर्ण तरीके से सरेंडर कर दिया बांग्लादेश में। शिमला समझौते के तहत भारत ने उनको पाकिस्तान को सौंपा था। यह शिमला समझौता क्या है? उसके तहत दोनों देशों के बीच इस बात पे करार हुआ था, इस बात पे सहमति बनी थी कि हम अपने आपसी मसले को आपस में बैठकर सुलझाएंगे। दोनों देशों के बीच फिर से कोई युद्ध की स्थिति नहीं बने, इसके लिए काम करेंगे। तो भाई, तुम जब इसकी पहले से ही इसकी अवहेलना कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ कौन से हमारे इतने अच्छे संबंध है
कि जिसके खराब हो जाने का कोई डर हमें सता रहा है। पाकिस्तान तो पहले ही हमारे यहां आतंकियों की फौज भेज रहा है। जो भी मुमकिन तरीका हो सकता है भारत को नुकसान पहुंचाने का, पाकिस्तान पहले ही कर रहा है। तो उसके साथ इस तरह के शांति समझौते की हमें जरूरत क्या है? तो उसने रद्द कर दिया तो कर दिया। अगर देखा जाए तो कोई व्यवहारिक उपयोगिता इस शिमला समझौते की नहीं है दोनों देशों के बीच, तो रद्द हो गया तो और भी अच्छा, हो गया तो ठीक है। लेकिन भारत सिर्फ सिंधु जल समझौते को अगर वो रद्द करने का फैसला जो उसने कर लिया है, अगर इस पर ठीक से अमल कर दे तो पाकिस्तान में कभी सूखा पड़ेगा और कभी वो बाढ़ से, फ्लड से मारा जाएगा। अगर अब इन दोनों देशों के बीच अगर सिंधु जल समझौता नहीं है तो भारत पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के लिए बाध्य नहीं। यानी कि इन तीनों नदियों में, झेलम, चेनाब और सिंधु में कब कितना पानी आ रहा है, बरसात में या जब गर्मी के सीजन में कितना पानी आ रहा है, भारत अपने डैम से कब कितना पानी छोड़ रहा है, अगर ये डेटा अगर वो पाकिस्तान के साथ शेयर करना बंद कर दे, उसके साथ साझा करना बंद कर दे, तो सोचिए कि पाकिस्तान में क्या हाहाकार होगा। मानसून के दिनों में कभी वो बाढ़ से मारा जाएगा और जब फसली सीजन होगा तो सूखे से मारा जाएगा। इसके अलावा भारत ने और भी दूसरे मोर्चों पर पाकिस्तान का पेच टाइट करना शुरू किया। अटारी बॉर्डर से बिजनेस बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी उच्चायोग में पाकिस्तानी आर्मी और रक्षा सलाहकारों को 7 दिन के भीतर देश छोड़ने को कह दिया गया। पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को भारत ने वापस बुला लिया और वीजा कैंसिल करके पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कह दिया गया। ये सारे कदम ये इशारा कर रहे हैं कि भारत एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। सिंधु जल समझौता तो उसकी शुरुआत है। आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पाकिस्तान और आतंकवादियों को एकदम खुले शब्दों में चेतावनी दी। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. तो पाकिस्तान में क्यों खलबली मची हुई है, इसकी वजह है पीएम मोदी का यही तेवर, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन दिखना शुरू हो गया है। उसकी चौतरफा घेराबंदी शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई के लिए दुनिया भर से समर्थन जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है भारत। और विदेश मंत्रालय में 25 से अधिक देशों के राजदूतों को आज ब्रीफिंग दी गई। हमले में पाकिस्तान की भूमिका, पहलगाम में कैसे आतंकी हमला हुआ और उसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, क्या मिलीभगत थी, इसके सारे सबूत पेश किए गए, उनको दिखाए गए। खासतौर से अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के देशों के जैसे देशों को, क्योंकि ये यूएन सुरक्षा परिषद में सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी मेंबर हैं और भारत ने इनको आज भरोसे में लिया है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों को, जिससे कि पाकिस्तान उम्मीद लगाया रहता है कि अगर भारत के साथ कुछ हुआ तो ये सारे देश उनकी मदद करेंगे, उनको भी ब्रीफिंग दी गई। उनको भी बताया गया है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है हिंदुस्तान। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देश पहलगाम आतंकी हमले की पहले ही निंदा कर चुके हैं और आज इजरायल ने भी खुलकर कह दिया कि पहलगाम में हमास जैसा आतंकी हमला हुआ है। और इस देश में तो जैसा कि हमने आपको बताया ही पहले कि मांग चल रही है, कई लोग मानते हैं कि ये इजरायल जैसा हमला था और इसका बदला भी इजरायल जैसा ही होना चाहिए। तो भारत जिस तरह सबूतों के साथ पाकिस्तान को घेर रहा है, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अपनी घेराबंदी का सता रहा है। एफएटीएफ वो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो आतंकी फंडिंग की जांच करता है और इसमें शामिल देशों और संगठनों पर वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कई बार शामिल किया जा चुका है और हाल के वर्षों में 2019 से 2022 तक वो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रहा
और उस दौरान आर्थिक मदद रोके जाने की वजह से उसकी हालत पस्त हो गई थी। पहलगाम हमले को लेकर भारत उसे एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालने की रणनीति पर काम शुरू कर चुका है और यह बात पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है कि अगर वो एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में चला गया तो पहले ही से उसकी अर्थव्यवस्था जो कि खटारा हो चुकी है, खस्ता हाल है, अगर ऐसा हो गया तो अब की कटोरा में लेकर अगर पूरी दुनिया में भी घूमेगा तब भी उसे भीख नहीं मिलेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को चेतावनी दे दी है कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को हिंदुस्तान धरती के अंतिम छोर तक, पाताल में भी अगर छिप जाएंगे तो भी उन्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यह भारत की आत्मा पर अटैक है। भारत की आत्मा पर अटैक करने वाले आतंकवादी पाताल में भी क्यों न छिप जाए, हिंदुस्तान उनकी कब्र खोद कर दम देगा। पीएम मोदी ने यह बात अंग्रेजी में कही। लोग कहते हैं ना कि जिस भाषा में आप अमूमन देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि कोई बात कहे और सामने वाला नहीं समझ रहा हो तो कहते हैं कि तुम्हारी भाषा में समझाऊं क्या या अंग्रेजी में समझाऊं क्या। तो उसी ढंग से आज प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में समझाया है और पूरी दुनिया को पैगाम दिया है। और अंग्रेजी में इसलिए बिहार की धरती पर खड़े होकर उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया और भाषण का वो हिस्सा जब वो पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे उससे अंग्रेजी में कहा ताकि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया सुन ले और समझ ले कि इस बार पक्का इलाज होने वाला है पाकिस्तान का। India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो दुनिया को पीएम मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है और आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने जिस ऑल आउट वॉर का एक तरीके से ऐलान किया है उसमें अमेरिका से लेकर रूस तक भारत के सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे मांग कर दी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। माइकल रूबिन ने कहा है कि हिंदुस्तान को भी अब वैसा ही बदला लेना चाहिए जैसे इजरायल ने हमास से लिया। Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. We know that Pakistan is home to myriad terrorist groups. It's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. It's time to wipe out the leadership of the ISI, to treat them as a designated terror group. तो बहुत स्पष्ट शब्दों में माइकल रूबिन ने कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर कहते हैं कि कश्मीर जुगलर वेन है, उनके गले की नस है। तो अब वक्त आ गया है कि भारत को इस नस को काट देना चाहिए। यानी वक्त आ गया है जब भारत को पीओके वापस ले लेना चाहिए जो उसका हक है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में जो टेरर का नेटवर्क है वो टेरर का नेटवर्क सिर्फ आतंक का नेटवर्क नहीं है, वो वहां की आर्मी, वहां की इंटेलिजेंस जो यूनिट है आईएसआई, इसके मिली भगत से चलती है। और अब ये वक्त आ गया है जब इनको आतंकी संगठन घोषित करके, आतंक का असली सरगना साबित करके और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और भारत इनको नेस्तनाबूद करे। अब आप ये भी देखिए कि अभी तो भारत ने बदले की कार्रवाई ठीक से शुरू नहीं की है और पूरे पाकिस्तान की अकल ठिकाने आने लगी।
तो इस स्पेशल रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन में ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है और राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक हो रही है। और जैसा कि कल ही ये बताया गया था कि सारी पार्टियों को बुलाकर पहलगाम हमले के बाद जो सरकार का रुख है, सरकार का जो फैसला है और सरकार की आगे की जो रणनीति है, उस पर सबको अवगत कराया जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। और इस बैठक में अमित शाह, राहुल गांधी और खड़गे भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। देश की सभी बड़ी पार्टियों को बुलाकर इस पर एक बड़ी बैठक हो रही है और यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा और जो पहलगाम में हमला हुआ है, जो लोगों ने बलिदान दी है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके एक एक कतरे का हिसाब होगा। तो रविकांत राय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविकांत, फैसले का ये जो मीटिंग है, इसमें एजेंडा क्या है और आपको क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या निकल कर आने वाला है सामने? देखिए रंजीत जी, इस वक्त संसद भवन के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि राजनीति के ऊपर राष्ट्रहित होता है और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और इस वक्त राष्ट्र की अस्मिता पर अगर हमला हुआ है तो बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, ये सब नहीं चलेगा। हम सबको एकजुटता दिखानी होगी। इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया जाएगा और सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मल्टीपल फ्रंट को ओपन कर दिया है। आज दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री और एस जयशंकर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस तरीके की परिस्थितियां तभी होती हैं जब कोई बड़ा एक्शन होने वाला होता है तो जो सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के, उनको भी ब्रीफ किया जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर जो बैठक चल रही है उसका मतलब बिल्कुल यही है कि अगर भारत कोई बड़ा एक्शन लेता है तो भारत के अंदर विरोध के स्वर नहीं होने चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां ऑन बोर्ड होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसका मतलब ये समझा जाए कि सरकार ने देश की सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है इसके जरिए। इसका मतलब क्या यह है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है और इसलिए उसके पहले सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरीके से सारे एक पेज पे रहें, इसके लिए उनको बुलाया गया है? बिल्कुल रंजीत जी, आपने सही कहा। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि बड़ा एक्शन संभावित है और प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से यह साफ कर दिया कि वो कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे उस लेवल का एक्शन लिया जाएगा और उसकी प्लानिंग भी चल रही है। इसीलिए राजनीतिक मतभेद को भुलाकर यहां पर राष्ट्र के लिए सबको एकजुट होना होगा। इसीलिए ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री खुद घटनास्थल पर गए थे और सारे इनपुट्स जो हैं वो सभी अधिकारियों के साथ मिलकर इकट्ठा किए हैं, इसीलिए देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन के लीडर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको यहां पर बुलाकर ब्रीफ किया जा रहा है ताकि सबको इस बात की जानकारी हो कि एक राष्ट्र के रूप में अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम एकजुट होकर पाकिस्तान को और हमारी प्रतिक्रिया भी उसी तरीके से बिल्कुल एकजुट दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। हम फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल एक बार रुख करते हैं एक बार फिर से उसी स्टोरी का जिसका जिक्र मैं इसके पहले, इस ब्रेकिंग के पहले कर रहा था कि पीएम मोदी ने आज जो कहा है उसका मैसेज क्या है। जैसा कि रविकांत भी बता रहे थे कि आज बिहार की धरती से उन्होंने जिन शब्दों में, जिस तेवर में, जिस अंदाज में उन्होंने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को खास तौर पे और उसके साथ साथ पूरी दुनिया को जिस भाषा में दिया है, वो ये बताता है कि भारत पहलगाम अटैक का मुंहतोड़ जवाब देगा और देकर रहे। पीएम ने आज देश दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहा कि बदला लेंगे, सजा देंगे और ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से भी बड़ी हो। क्या कभी किसी आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी को पहले आपने कभी ऐसा बोलते सुना था? यहां तक कि उरी अटैक और पुलवामा अटैक के बाद भी या फिर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से पहले भी मोदी ने इस अंदाज में बदला लेने की बात नहीं कही। उन्होंने कुछ इशारों में जरूर बात कही, लेकिन यहां खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि बदला लेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। खुलकर बोल रहे हैं कि कल्पना से बड़ी सजा देंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये पीएम मोदी इस बार ऐसा पलटवार करने वाले हैं जिसे दुनिया देखेगी और पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा।
पीएम मोदी का ऐलान बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि इस बार बदला सबके सामने होगा। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको कि भारत को छिपकर करने की जरूरत पड़े या बिना बताए करने की जरूरत पड़े। इस बार टारगेट सेट है। पीएम मोदी के भाषण से साफ है कि इस बार बदले के दो बड़े टारगेट हैं। पहले नंबर पर हैं वो आतंकी, वो हमलावर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उसके आका, और दूसरे नंबर पर हैं वो नेटवर्क, वो सपोर्ट सिस्टम जो कि ऐसी साजिशें रचते हैं। वो टारगेट पे जो इस कत्लेआम का लाइव वीडियो बंकर में बैठकर या अपने हेडक्वार्टर में बैठकर देखते हैं। टारगेट पर इन हमलों का मास्टरमाइंड है लश्कर का चीफ सैफुल्लाह खालिद, उसका सीनियर, उसका आका हाफिज सईद, और सबसे बढ़कर इस बार टारगेट पर है पाकिस्तान की सेना, उसका चीफ जनरल असीम मुनीर। उसे भी सजा मिलेगी क्योंकि उन लोगों को इस बार सजा दी जाए जो इस रक्तबीज को खड़ा करते हैं, और वो है पाकिस्तान की फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI। और पीएम मोदी कल्पना से भी बड़ी सजा की जब बात कर रहे हैं तो उसको लेकर भी कई थ्योरी दी जा रही कि वो कल्पना से बड़ी सजा क्या होगी। कल्पना से बड़े एक्शन की पहली थ्योरी यह है कि इस बार ड्रोन अटैक उस तरीके से होगा जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध में हो रहा है, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग हो रही है उसमें हो रहा है। दोनों में हमने खतरनाक ड्रोन के हमले होते देखे हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी आकाओं को इजराइल ने ड्रोन हमले के जरिए एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। अब देश अपने सैनिकों को सीधे जंग के मैदान में तभी उतारते हैं जब मैदान पर उसकी जीत पक्की होती है। उससे पहले तक ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मानव रहित ड्रोन की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। भारत भी सीमा पार आतंकियों के ठिकाने चुन चुन कर इसी तरीके से उड़ा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग, पीएम मोदी और नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की है। जी हां, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि इजरायली जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि ये उसी तरीके का हमला है जैसा कि हमला इजराइल पे हुआ था। और अब ये खबर आ रही है कि पीएम मोदी और नेतन्याहू ने आपस में फोन पर बात की है। इजरायली पीएम ने मोदी को फोन किया और पहलगाम हमले को लेकर दोनों में बातचीत हुई। नेतन्याहू ने पहलगाम हमले की निंदा की और नेतन्याहू ने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। तो ये एक बड़ी खबर है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इजरायल भारत का वो दोस्त है जो हमेशा मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी उसके साथ खड़ा रहा है। और अब हिंदुस्तान में भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इजरायल ने बदला लिया उसी तरह का बदला अब पाकिस्तान से होना चाहिए। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए